Hello everyone, welcome to Knowledge Shower. This is lecture 2 of our important question series for DU LLB 2021 entrance exam, जिसमें हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन के 10 क्वेश्चन, लीगल के 10 क्वेश्चन और करंट के 10 क्वेश्चन कराएंगे और ये सीरीज 26 सितंबर तक चलेगी। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टा पे तो @knowledge shower पे आप कनेक्ट हो सकते हैं, टेलीग्राम @knowledge shower एंड ट्विटर पे आप मुझे @iShivam Pandey पे फॉलो कर सकते हैं और कनेक्ट हो सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारी मॉक टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं और ये मॉक टेस्ट सीरीज पाने के लिए आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड अगर आप हमारे क्रैश कोर्स और ईयर लॉन्ग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बिना किसी डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं। The second lecture of the important current affairs. So the first question of the second lecture is, सबसे पहला question है कि ना parliamentary system the executive is responsible, किसके लिए responsible होती है executive? So in the parliamentary system, executive is directly responsible to the legislature. Executive is directly responsible to the legislature. Article 75 जो इस बारे में बात करता है, Article 75 कहता है, Article 75 clause 3 इस बारे में कहता है, and it states that the Council of Ministers are collectively responsible टू दी लोकसभा। और इसी हिसाब से जो स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट है उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के संदर्भ में भी यही कहा गया है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव। सो एग्जीक्यूटिव इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। एंड इसके साथ साथ इफ वी टॉक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ये इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है बिकॉज इसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। एंड ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, द पंचायती राज एडमिनिस्ट्रेशन इज प्राइमरीली एम्ड। जो पंचायती राज एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पंचायत राज इंट्रोड्यूस किया गया था, प्राइमरीली इसका एम क्या था? देखो, इसका प्राइमरीली जो एम था वो था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को रन करने का। सो ऑप्शन डी, दैट इज टू अराउज इन द पीपल ऑफ ईच एरिया इंटेंसिव एंड कंटिन्यूअस इंटरेस्ट इन द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो लोग हैं उनको खड़ा करना कि वो आए और अपना इंटरेस्ट दिखाएं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में। ठीक है। If I talk about the Panchayati Raj system, it was introduced by 73rd Constitutional Amendment and Balwant Rai Mehta Commission. So it was a commission which is related to Panchayati Raj. इसके साथ साथ बलवंत राय मेहता को फादर ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट स्टेट जिसने पंचायत राज को इंट्रोड्यूस किया था वो था राजस्थान। राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में पहली बार पंचायत राज इंट्रोड्यूस हुआ था। और सेकंड जो स्टेट था वो था आंध्र प्रदेश, जहां पे पंचायत राज इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, सो जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था पंचायती राज 1959 में, सो इसमें 3 लेवल पे मतलब जो डिवीजन था वो 3 लेवल पे था। सबसे नीचे था विलेज, विलेज के ऊपर थे ब्लॉक्स और ब्लॉक के ऊपर था डिस्ट्रिक्ट। सो 3 लेवल पे पंचायती राज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट पंचायती राज, एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि किसके टाइम में पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था, मतलब 73rd अमेंडमेंट जो है किसके टाइम में किया गया था? सो ये किया गया था पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में ये किया गया था। ओके, एंड जैसा मैंने अभी बताया कि 73rd अमेंडमेंट जो है ये 3 टायर पंचायती राज सिस्टम की बात करती है कि 3 टायर पंचायती राज सिस्टम होगा।
ओके, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इट कि जो पंचायती राज होता है इसमें जो टेन्योर होता है, टेन्योर जो मेंबर्स का टेन्योर होता है कितना होता है, 5 years का टेन्योर होता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि 1/3 सीट्स जो है वो रिजर्व्ड होती हैं फॉर वुमेन, वुमेन के लिए 1/3 सीट रिजर्व्ड होती हैं इसमें। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट और कंटेन, 8th शेड्यूल में क्या दे रखा है? सो 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दे रखा है? लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस दे रखी है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस जिसे हम कह सकते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में दे रखा है 8th शेड्यूल में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है? 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। क्वेश्चन आ सकता है वेदर नेपाली इज ऑफिशियल लैंग्वेज और नॉट, तो नेपाली भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज में इंक्लूडेड है। ओके, अब हम बात करते हैं शेड्यूल की। अगर मैं बात करूं तो शेड्यूल 1 हमारा किसकी बात करता है? शेड्यूल हमारा 1 हमारा टेरिटरीज ऑफ इंडिया की बात करता है। ऐसे हमारे कितने 12 शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 12 शेड्यूल है, जिसमें शेड्यूल 8 जो है वो बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस की। शेड्यूल 10 जो है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जो बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ की, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। Okay, so next question is the Constitution of India borrowed the scheme of Indian Federation from which constitution? हमारा इंडियन फेडरेशन कैसा होगा, इसकी जो स्कीम है ये हमने कहां से बोरो की है? सो दिस वाज बोरोड फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, क्योंकि कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, इसकी बात करता है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब वो बात करता है कि एक ऐसा फेडरेशन हो जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो हमारा जो अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसी हिसाब से बनाया गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें सेंटर जो होगा उसको ज्यादा पावर दी गई है। अच्छा, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एक दो चीजें और ली गई हैं, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर्स बाय द यूनियन गवर्नमेंट, एंड इसके साथ साथ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का कॉन्सेप्ट, ये भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। सो ये दोनों चीजें लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि म्युनिसिपैलिटीज के बारे में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट बात करता है? Which part of Indian Constitution talks about municipalities? So part 9A talks about municipalities. Part 9A. It talks about municipalities. कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इसके फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो थे वो थे लॉर्ड रिपेन, लॉर्ड रिपेन, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सो म्युनिसिपैलिटी इज इंपॉर्टेंट। और 12th शेड्यूल जो है, 12th शेड्यूल ये बात करता है म्युनिसिपैलिटीज की। म्युनिसिपैलिटीज की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी 1/3 सीट्स जो होती हैं रिजर्व होती हैं। बाकी स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करता है वो कितनी सीट रिजर्व करती है। जैसे दिल्ली में 50% सीट्स जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व है इन म्युनिसिपैलिटीज। ओके, so the next question is the key to the minds of the makers of our constitution. Key to the minds of the makers of our constitution lies in, so किसमें है? preamble में fundamental right, fundamental duties और DPSP. So the correct answer is preamble. preamble की अगर मैं बात करूं, preamble में आपको एक एम एंड ऑब्जेक्टिव का ओवरव्यू मिल जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, किस ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया गया है। सो preamble is very important. It is based on, preamble is based on objective resolution, objective resolution। और इसके साथ साथ जो कॉन्सेप्ट जो है
वो कहां से बोरो किया गया था? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ प्रियम्बल के बारे में। जो प्रियम्बल में लिखा है ना, वी द पीपल, ये हमने कहां से बोरो किया है? ये हमने बोरो किया है यूएन चार्टर से, यूनाइटेड नेशन चार्टर से हमने बोरो किया, वी द पीपल जो लिखा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 7 इज प्रियम्बल टू द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये क्या है? whether it is not the part of the constitution, या indicate the objective जो हमें achieve करने हैं, या indicate the source from which the constitution derive its authority, या is a source of authority of the constitution। देखो, जो हमारा preamble है, it basically indicates the source from which the constitution derives its authority। ठीक है, और preamble की अगर मैं बात करूं, सो एक केस था बेरूबेरी यूनियन का केस, बेरूबेरी यूनियन केस, जिसमें कहा गया था प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो इट वाज हेल्ड इन बेरूबेरी यूनियन केस। ठीक है, बाकी उसके बाद केशव नंदा भारती का केस आया था, जिसमें ये चीज पलट दी गई थी और फिर कहा गया था कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी दैट एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रियम्बल। ठीक है, so in the light of preamble, so basically preamble indicates the source from which the constitution derive its authority, this is important। प्रियम्बल की अगर मैं बात करूं, प्रियम्बल केवल एक ही बार अमेंड हुआ है बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, एक ही बार अमेंड हुआ है, ये चीज लिख लेना। प्रियम्बल इज अमेंडेड ओनली वंस बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे। पहले एक ही बार अमेंड हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8, ये पर्टिकुलर कुछ चीजें प्रियम्बल में दे रखी हैं। ठीक है, हमारे प्रियम्बल में दे रखी है, क्या दे रखी है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, जस्टिस, कैसा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। अब इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है? इसे करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो जब आप प्रियम्बल पढ़ोगे, आप पहली चीज प्रियम्बल याद होना चाहिए। तो प्रियम्बल में क्या है? सबसे पहले स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये ऑर्डर भी याद कर लो, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये ऑर्डर भी याद होना चाहिए, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, क्या सिक्योर करना है? जस्टिस। सबसे पहले क्या आएगा? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। फिर क्या करना है? लिबर्टी सिक्योर करनी है। फिर इक्वालिटी, ठीक है, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, क्या प्रमोट करना है? फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। so correct order क्या होगा? सबसे पहले कौन सा आएगा? पॉइंट नंबर 3। तो इन दोनों में पॉइंट नंबर 3 है, तो इसका मतलब आप पहले और ये ए एंड डी एलिमिनेट कर दो, अब बचे ये दोनों। अब क्या हुआ? सेकेंड नंबर पे कौन आएगा? लिबर्टी। तो लिबर्टी ये रहा, तो दैट मीन्स कि ये ऑप्शन सही होगा। थर्ड नंबर पे हमारा क्या है? फर्स्ट। देन उसके बाद हमारा फोर्थ नंबर पे है, फोर्थ वाला ही फिफ्थ नंबर पे फिफ्थ। सो दिस ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन बी। सो एलिमिनेट करने का तरीका ये होता है, अगर आपको फॉर एग्जांपल सारे नहीं आते हो लेकिन आपको 2-3 पता हो, तो आप ऐसे ये मेथड यूज करके एलिमिनेट भी कर सकते हो। ठीक है, इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड।
सो क्वेश्चन 8 जो है इसका आंसर है बी। प्रियम्बल कोशिश करना याद कर लो। एंड प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कब बना था? 26 नवंबर 1949। प्लस ये ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। दिस ऑर्डर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 टॉक्स अबाउट कि द वर्ड सेकुलरिज्म डिनोट, सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है। देखो, अब सेकुलरिज्म जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्या मतलब होता है इसका? तो सेकुलरिज्म का मतलब है फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वर्शिप टू ऑल सिटीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वर्शिप टू ऑल सिटीजन मतलब सभी नागरिकों को ये अधिकार है या आजादी है कि वो भैया किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करें, प्रोफेस करें या वर्शिप करें। ठीक है, सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म का ये मतलब है। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि स्टेट विदाउट रिलीजन। अगर ऑप्शन में ये आता कि स्टेट विदाउट रिलीजन, सो ये गलत होता। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं होता कि स्टेट विदाउट रिलीजन। इसका मतलब ये है कि हम स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, स्टेट डज नॉट हैव एनी रिलीजन, लेकिन आप जो है हमारे स्टेट में किसी भी रिलीजन को वर्शिप कर सकते हो, उसके लिए कोई भी मनाही नहीं है। ठीक है, last question of this constitution series is liberty, equality and fraternity. It's a slogan associated with, ये slogan किसके साथ associated है? So liberty, equality and fraternity was a slogan associated with French Revolution. It was associated with French Revolution. This is very much important, ये question भी आपसे पूछ सकते हैं। Okay, so हमारे constitution के 10 question complete हो गए हैं। Now we are moving forward on legal section. So the first question of legal reasoning is कि under section 149 IPC, an unlawful assembly consists of 5 or more person whose common object is. So उनका कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में तीन चीजें दे रखी हैं जो आपसे पूछी जा सकती है। पहली चीज कि सेक्शन 149 जो बात करता है, किसकी बात करता है? अनलॉफुल असेंबली की बात करता है। अनलॉफुल असेंबली कंसिस्ट ऑफ 5 और मोर पर्सन, और इसमें क्या होता है? पर्सन का क्या होता है? कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। तो उनका कॉमन ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है? सो उनका कॉमन ऑब्जेक्ट होता है टू कमिट एनी मिसचीफ विद क्रिमिनल फोर्स। क्या उनका ऑब्जेक्ट होता है? कॉमन ऑब्जेक्ट टू कमिट एनी मिसचीफ विद क्रिमिनल फोर्स। याद कर लो भाई, इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ वायलेंस बाय मेंबर ऑफ एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, इसे हम क्या कहेंगे? सो इसे हम कहेंगे अनलॉफुल असेंबली। दिस इज अनलॉफुल असेंबली। ओके, नाउ एफरे। एफरे क्या होता है? देखो, एफरे होता है, ये भी पूछा जा सकता है, व्हेन टू और मोर पर्सन बाय फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस disturbs the public peace, they are said to commit an affray। मतलब क्या है? जब दो या दो से ज्यादा लोग पब्लिक प्लेस में फाइट करना स्टार्ट कर दें, सो दिस इज एफरे। ठीक है, और इसके साथ साथ एफरे सेक्शन 159 एफरे की बात करता है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। राइटिंग, अब राइटिंग कौन से सेक्शन में बात की गई है, राइटिंग क्या होता है? राइटिंग क्या होता है? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। व्हेनेवर, ये डेफिनेशन लिख लो, पूछा जा सकता है। जैसे ये डेफिनेशन क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ के ऑप्शन दिए गए हैं, वैसे ही ये डेफिनेशन देके फिर आपको ऑप्शन दे सकते हैं। सो राइटिंग क्या है? व्हेनेवर फोर्स और वायलेंस is used by an unlawful assembly
और बाय एनी मेंबर देयर टू या देयर ऑफ इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट। तो क्या कहा जाएगा कि सच असेंबली हैज कमिटेड राइटिंग। ठीक है, so the question is 5 persons went to house of Z armed with clubs। भाई 5 लोग जाते हैं Z के घर पे क्लब्स लेके, Z को बीट टू बीट Z, दैट इज Z को मारने के लिए, जान से मारने के लिए नहीं, बस मारने के लिए। इसमें से एक पर्सन होता है ए, इन्हीं 5 लोगों में से, जो एक पिस्टल जो है अपने कपड़ों में छुपा के ले जाता है। और जब ये 5 लोग जेड को मार रहे होते हैं तो उसमें से जो एक बंदा होता है ए, वो पिस्टल निकालता है और जेड को गोली मार देता है, जिससे जेड की डेथ हो जाती है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? क्या केवल ए लायबल होगा डेथ कॉज करने के लिए, या फिर सारे ही लायबल होंगे फॉर बीटिंग जेड, या फिर ऑल ऑफ देम बीइंग द मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, वो सारे ही अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हैं तो इसलिए वो सब लायबल होंगे डेथ के लिए, या नन ऑफ द अबव। तो देखो, अनलॉफुल असेंबली में क्या होता है, कॉमन ऑब्जेक्ट होता है, कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिर्फ मारने का ही प्लान था, लेकिन क्या होता है कि भाई अननोन ऑफ अदर फोर्स ए जो है क्या करता है, पिस्टल लेके जाता है और गोली मार देता है। सो इसमें क्या है, इसमें बाकी के इंटेंशन, बाकी के माइंड में ये नहीं था कि हमें भाई जेड को जान से मारना है, इसलिए ओनली ए विल बी लायबल फॉर कॉजिंग द डेथ ऑफ जेड। ठीक है, सो कौन लायबल होगा, केवल ए ही लायबल होगा। सो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, और ये ऐसे क्वेश्चंस आप जरूर देखें, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, so the question is, it was alleged that L, M, N, P, Q and R, ये 6 लोग जो है, इनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट है ऑफ टेकिंग फोर्सिबल पोजीशन ऑफ लैंड बिलोंगिंग टू वाई। भाई वाई की एक लैंड है और इस लैंड की पोजीशन L, M, N, P, Q, R, ये 6 लोग जो है फोर्सिबली वाई के इस लैंड की पोजीशन चाहते हैं और उसके लिए उसकी लैंड पे जाते हैं। पी जो है, इसमें से पी जो है इसी कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ जाता है, मतलब ये सारे जाते हैं, कॉमन ऑब्जेक्ट होता है सबका, और पी जो है जाके वाई को ग्रीवियस हर्ट देता है ताकि वो वाई के लैंड की पोजीशन ले सके। ठीक है, अब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ क्यू एंड आर वाज राउटेबल। अब इसमें ये पूछा है कि कौन गिल्टी होगा, क्या एल एम एन एंड पी आर गिल्टी ऑफ द ऑफेंस कमिटेड बाय पी, जो ऑफेंस पी ने कमिट किया, क्या उसके लिए एल एम एन पी गिल्टी होंगे और क्यू आर नहीं होंगे? क्या एल एम एन एंड पी गिल्टी ऑफ अनलॉफुल असेंबली, क्या वो केवल अनलॉफुल असेंबली के लिए गिल्टी होंगे? एल एम एंड एन क्या गिल्टी ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 34, या एल एम एंड एन आर नॉट गिल्टी एट ऑल? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? So क्वेश्चन दोबारा देखो, इट वाज alleged that L, M, N, P, Q and R with common object of taking forcible possession of land belonging to Y entered his land। ठीक है, उनका कॉमन ऑब्जेक्ट था कि वो फोर्सफुली वाई के जो लैंड है उसकी पोजीशन ले ले। पी जो है वहां पर ग्रीवियस हर्ट देता है वाई को ताकि वो पोजीशन ले सके लैंड की। क्यू और आर इनकी, इनका जो प्रेजेंस था ना वो डाउटफुल था कि ये वहां पे प्रेजेंट थे भी कि नहीं थे, तो इसलिए कौन जो है गिल्टी होगा? सो इसमें क्या है, एल एम एंड एन ये भी गिल्टी होंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 34। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही डिसाइड करके गए थे पी के साथ। ठीक है, पहले से डिसाइड करके गए थे। सबसे पहली चीज तो ये, जब ये दोनों प्रेजेंट नहीं है क्यू और आर, तो कितने बचे, एल एम एन पी, 4 लोग बचे। अनलॉफुल असेंबली के लिए कम से कम 5 लोग चाहिए। तो अब भाई ऑब्वियस सी चीज है, अनलॉफुल असेंबली तो है नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोग पहले से डिसाइड करके गए थे कि इसको हमें निकालना है जमीन से।
तो पी ने भाई मार दिया, ये इसके साथ थे, तो ऑब्वियस सी चीज है सेक्शन 34 अटैच होगा। और सेक्शन 34 किस बारे में बात करता है? कॉमन इंटेंशन की, ठीक है, कॉमन इंटेंशन की बात करता है। सो सेक्शन 34 इसके साथ अटैच होगा। Which chapter of IPC talks about general exceptions? So कुछ जनरल एक्सेप्शंस दे रखे हैं हमारे आईपीसी में कि अगर इस सिचुएशन में आपको ये एक्ट करते हैं तो वो क्राइम नहीं होगा और उसमें आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलेगी। सो उस जनरल एक्सेप्शन की बात कौन से चैप्टर में होती है? कौन सा चैप्टर जनरल एक्सेप्शन की बात करता है? सो चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी टॉक्स अबाउट जनरल एक्सेप्शन। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर मैं जनरल एक्सेप्शन की बात करूं, जनरल एक्सेप्शन में ओनस ऑफ प्रूविंग एक्सेप्शन, ओनस ऑफ प्रूविंग एक्सेप्शन किस पे लाई करता है? ऑब्वियस सी चीज है कि जिसके ऊपर आरोप लगेंगे वही ओनस ऑफ प्रूविंग एक्सेप्शन उसी पे लाई करेगा। सो ओनस ऑफ प्रूविंग एक्सेप्शन लाइज ऑन एक्यूज। भाई जिसको फायदा चाहिए वही तो बेसिकली प्रूव करेगा ना कि मैं इस एक्सेप्शन के अंदर आता हूँ। भाई ए ने मुझे पहले मारा था तो मैंने सेल्फ डिफेंस में उसको मार दिया और प्रोपोर्शनेट फोर्स का यूज किया था। तो अगर ये चीज एक्यूज प्रूव करने में कामयाब हो गया तो एक्यूज बच जाएगा, नहीं तो उसको सजा हो जाएगी। तो किस पे लाई करेगा? ओनस ऑफ प्रूविंग एक्सेप्शन। ऑब्वियस ही चीज है, एक्यूज पे लाई करेगा। ठीक है। Question 6. A person will not be liable for any act if he acts in good faith, believing himself to be bound by law to do it by reason of. So basically क्या है कि अगर कोई व्यक्ति कोई एक्ट करता है, गुड फेथ में कोई काम करता है, तो वो कब लायबल नहीं होगा? सो लायबल वो तब नहीं होगा जब वो एक्ट करेगा बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जब वो बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट कोई काम करेगा। Mistake of fact is acceptable, लेकिन mistake of law is not acceptable. Why? Because ignorantia juris non excusat. Ignorance of law is not excusable. ठीक है, सो ये चीज ध्यान रखना। A soldier fires on a mob by the order of the superior officer in conformity with the command of the law. भाई सुपीरियर ऑफिसर ने एक कमांड दी एक ऑफिसर को, इंफीरियर सोल्जर को, कि मॉब पे फायर कर दो। अब उसने क्या किया? फायर कर दिया। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्या ए गिल्टी होगा या फिर ए और उसका सुपीरियर दोनों गिल्टी होंगे, या फिर ए गिल्टी नहीं होगा? क्यों? क्योंकि उसने भाई गुड फेथ में काम किया है, बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय द लॉ टू डू इट। भाई बेसिकली अगर सुपीरियर ऑफिसर किसी इंफीरियर सोल्जर को अगर कमांड कर रहा है तो ही इज बाउंड बाय लॉ। सो उसने क्या है? ही एक्टेड इन गुड फेथ, इसलिए ए विल नॉट बी लायबल। सो आंसर क्या है इसका? सी, ए विल नॉट बी लायबल बिकॉज ही वाज एक्टिंग इन गुड फेथ। क्वेश्चन 8. ए एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस इज ऑर्डर टू अरेस्ट वाई। भाई एक ऑफिसर है कोर्ट का, उसको ऑर्डर दिया गया कि आप वाई को अरेस्ट करके आओ, लेकिन अब ए जो है उसको लगा कि जो जेड है यही वाई है, और उसने क्या किया? उसने जेड को अरेस्ट कर लिया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्या ए ने ऑफेंस कमिट किया है ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, या फिर ए जो है गिल्टी है क्रिमिनल नेग्लिजेंस का, या फिर ए ने कोई क्राइम नहीं किया है बिकॉज ही इज प्रोटेक्टेड बाय सेक्शन 76? तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये जाना कि भाई ये जो जेड है शायद यही वाई है। तो इट वाज समथिंग कि ही वाज एक्टिंग इन गुड फेथ और वो जज नहीं कर पाया, तो इसलिए क्या है? ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है। ठीक है। सो नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन, किसके द्वारा किया जाए? by a child under 10 years of age, 7, 12 या 5? So answer is by a child under
7 years of age। सेक्शन 82 इसकी बात करता है, और इसके लिए क्या मैक्सिम है, इसके लिए मैक्सिम क्या है, डॉली इनकपैक्स। इसका मतलब क्या होता है, नॉट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एनी रॉन्ग। ठीक है, सो दिस इज डॉली इनकपैक्स। सो सेक्शन 82 इसकी बात करता है डॉली इनकपैक्स की। ये भी पूछ लेते हैं, विच सेक्शन टॉक्स अबाउट डॉली इनकपैक्स। सो सेक्शन 82 of IPC talks about Dolly Incapacts. Question number 10. The word unsoundness of mind include, IPC के according unsoundness of mind it include, क्या include करता है भाई, कौन सा person unsound माना जाता है? So a person in unconscious state of mind, जो पर्सन अनकॉन्शियस स्टेट में होता है उसे हम कहते हैं कि ही इज नॉट साउंड। ठीक है, ही इज इन अनसाउंड माइंड। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो लीगल के क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। अब हम बात करेंगे जीके, दैट इज करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द करंट अफेयर्स questions. Number 1, first woman officer to be appointed by BRO to command a road construction company. So road construction company को कमांड करने के लिए फर्स्ट वुमेन ऑफिसर अपॉइंट की गई है बीआरओ द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। वो कौन है? सो वो है वैशाली हेवासे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, वैशाली हेवासे को अपॉइंट किया गया है। Second question, International Labour's Day is observed every year on. International Labour's Day कब ऑब्जर्व किया जाता है? हर साल। सो 1 मई को इंटरनेशनल लेबर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। और भारत में पहली बार जो लेबर्स डे मनाया गया था इन इंडिया, पहली बार जो लेबर्स डे मनाया गया था इंटरनेशनल लेबर्स डे, वो 1923 में मनाया गया था। लेबर्स डे से मुझे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन याद आती है, इंटरनेशनल लेबर organization. It was the first organization which associated with United Nation. Okay, first organization जो एसोसिएट हुई थी यूनाइटेड नेशंस के साथ। आईएलओ जो है ये 1919 में बनी थी, और आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा। थर्ड क्वेश्चन, डिफेंडर यूरोप 21, इट वाज अ मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसने ऑर्गेनाइज किया था? सो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय नाटो। नाटो ने ऑर्गेनाइज किया था इस एक्सरसाइज को। और ये एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं, सो ये ऑर्गेनाइज हुई थी अल्बनी में। कहां पे ऑर्गेनाइज हुई थी? इन अल्बनी। एंड इट्स अ मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज बाय नाटो। और नाटो का हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ब्रुसेल्स, बेल्जियम। नाटो की अगर मैं बात करूं इसके फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म क्या? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फाउंड कब हुई थी ये? 1949 में। और इट इज अ ग्रुप ऑफ 30 यूरोपियन कंट्रीज। तो मेंबर्स की बात करें तो 30 मेंबर है, 30 यूरोपियन कंट्रीज का ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है। इंटरपोल के हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं, हेडक्वार्टर्स कहां पे है इसका इंटरपोल का? लियोन। ठीक है, तो ये याद कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, which has become the first country to allow self driving car? सेल्फ ड्राइविंग कार को अलाउ कर दिया है, मतलब लो स्पीड पे सेल्फ ड्राइविंग कार चल सकती है। सो ये कौन सी कंट्री ने अलाउ किया है? सो इट इज अलाउड बाय ब्रिटेन।
ये ब्रिटेन के द्वारा अलाउ कर दिया गया है. This is also important because Britain has become the first country to allow self-driving cars on the motorways. Question 5. Where is the headquarter of NGFS? NGFS इसका full form क्या? Network for greening the financial system. नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सो इसका हेडक्वार्टर में है पेरिस में. ठीक है. अच्छा, पेरिस में एक और हेडक्वार्टर, यूनेस्को का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है. यूनेस्को, ओके, इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस में है. क्वेश्चन नंबर 6. द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्लेन. दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन जिसका नाम क्या है? आरओसी, रॉक, जिसमें 6 बोइंग 747 के इंजन लगे हैं. तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितना बड़ा ये प्लेन है ये. सो ये कौन सी कंपनी ने बिल्ड किया है? सो इट वाज बिल्ड बाय स्ट्रेटोलॉन्च. स्ट्रेटोलॉन्च इज अ कंपनी जिसने इसको बिल्ड किया है. ओके, सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट इज फर्स्ट वुमेन यूएस प्रेसिडेंट जिनको मैडम टुसाड म्यूजियम में फीचर किया गया है जो न्यूयॉर्क में है. सो कमला हैरिस. ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है. ठीक है. सो now next question is, what is the theme of the World Press Freedom Day 2021? So World Press Freedom Day 2021, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी इंफॉर्मेशन एज पब्लिक गुड. इंफॉर्मेशन एज पब्लिक गुड. सो ये इसकी थीम थी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, क्योंकि प्रेस के ऊपर बहुत चर्चा हो रही है, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको बताया है. सो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की जो थीम थी वो इंफॉर्मेशन एज पब्लिक गुड, ये इसकी थीम थी. क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज द नेम ऑफ द सीबेड माइनिंग रोबोट? सीबेड माइनिंग रोबोट जो है जिसको अभी रिसेंटली पैसिफिक ओशियन फ्लोर पर माइनिंग के लिए रखा गया है. सो क्या नाम है उसका? उसका नाम है पटनिया सेकेंड. पटनिया सेकेंड इसका नाम है सीबेड माइनिंग रोबोट का. ओके, so this is the name of the seabed mining robot. So the last question of today's lecture, according to IEA's global electric vehicle outlook, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, ऑन रोड इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो 145 मिलियन हो जाएंगे बाय विच ईयर? सो आईईए के मुताबिक कौन से ईयर तक 145 मिलियन तक टच कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या? सो बाय 2030. ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल आजकल बहुत न्यूज में है, सो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है. Okay, so that's all for today, and we'll be meeting tomorrow by the lecture 3 of this series.